ये इस क्लास कल हम कर रहे थे पीसीपी, प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल। ठीक, प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल के लिए क्या है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल का कोई भी एग्जांपल अगर आप देते हो तो आपके रूल्स लर्न होना चाहिए। शेड्यूलिंग रूल, फर्स्ट आपको प्रायोरिटी चेक करनी है, हाई प्रायोरिटी जिसकी होगी उससे पहले एक्सेस दिया जाएगा। सेकेंड आपको पता था एलोकेशन रूल, जिसमें चेक करेंगे हम क्या कि किसी भी जॉब को अगर रिक्वेस्ट फ्री है तो कब उसे असाइन होगा। ठीक है, वो कैसे पता लगता है, एलोकेशन रूल से। अगर रिक्वेस्टिंग जॉब की प्रायोरिटी हाई है देन द सिस्टम प्रायोरिटी, तो उसको रिसोर्स एलोकेट होगा, अदरवाइज रिसोर्स एलोकेट नहीं होगा। थर्ड प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल, ये भी हमको पता है, जिसमें एक लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी को ब्लॉक कर देता है। सिंपल उसको सॉल्व करने के लिए लो प्रायोरिटी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी की प्रायोरिटी इनहेरिट कर लेता है फॉर सम टाइम एंड आफ्टर एग्जिट फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी सीलिंग के तीनों रूल्स हमने पढ़े थे। अब इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल से पहले कल जो बेसिक मैंने आपको इसका बताया था कंसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। क्या, इधर क्रिटिकल सेक्शन आपको 2 लेना है। ठीक है, देयर आर 2 क्रिटिकल सेक्शन, HCS एंड BCS। HCS क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन। BCS क्या बताया था आपको, वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, और इसी लाइन से ही आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल। सेकंड, हॉरिजॉन्टल और क्रिटिकल वर्टिकल सेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड दोनों वर्टिकल, दोनों क्रिटिकल सेक्शन की प्रायोरिटी जो हम दे देंगे स्टार्टिंग में वही आपकी फिक्स रहेगी थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन। जैसे HCS की यहाँ पे 2 असाइन है, BCS की 1 है, तो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस इनकी प्रायोरिटी फिक्स्ड है। नेक्स्ट आपको बताया था सिस्टम की प्रायोरिटी आपको लेना है। सिस्टम की प्रायोरिटी इनिशियली जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होता उस टाइम पे सिस्टम की प्रायोरिटी ओम रहती है। ठीक है, तो इनिशियली कोई प्रोसेस अगर नहीं है तो सिस्टम किस प्रायोरिटी में रहेगा, ओम में। और ओम जो होती है दैट इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी, हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज्यादा ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका और क्या बताया था आपको बेसिक, कि सिस्टम की जो प्रायोरिटी ओम है ये वेरी करेगी टाइम टू टाइम। कैसे वेरी करेगी, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो ओम रहेगी, और जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करता है, सपोज P1, जैसे यहाँ पे आपको बताया था ना HCS एक्सेस किया P1 ने, तो HCS की जो प्रायोरिटी हमने दी है 2, तो सिस्टम की प्रायोरिटी वो बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई और प्रोसेस BCS एक्सेस कर रहा है अगर, तो BCS की प्रायोरिटी दी हुई है 1, तो सिस्टम की प्रायोरिटी 1 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से, और जब ये दोनों ही एग्जिट कर जाएंगे तो सिस्टम वापस ओम स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसके एग्जाम्पल के लिए याद रखना है। अब इसमें देखो, एग्जाम्पल के लिए 5 जॉब्स कंसिडर किया था, देयर आर 5 जॉब्स टू शेड्यूल फॉर शेड्यूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है 5, प्रायोरिटी भी इनकी गिवन है, प्रायोरिटी आपको पहले देना है 1 2 3 4 5, 1 इज द हाईएस्ट एंड 5 इज द लोवेस्ट। नेक्स्ट, रिलीज टाइम, किस टाइम पे सभी जॉब्स आपका सिस्टम में रिलीज हो रही है, तो ये तो आपको देना ही देना है, प्रायोरिटी क्या आप ले रहे हो कौन सी जॉब की और उनका रिलीज टाइम क्या है। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस में किया था आपने, जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि NCS की कितनी रिक्वायरमेंट है, CS की कितनी रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल्सो अगर अगेन NCS की रिक्वायरमेंट है तो कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये सेम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की तरह ही चलेगा, यहाँ पे आपको सीक्वेंस ही कंसिडर करना है। जैसे J1 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट NCS की है तो पहले उसको NCS ही दिया जाएगा, उसके बाद CS दिया जाएगा, उसके बाद फिर अगेन NCS की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप अपने एग्जाम्पल को ज्यादा लंबा नहीं देना चाहते, शॉर्ट ही रखना चाहते हो, तो आप फर्स्ट 2 भी ले सकते हो, सिंपल NCS और CS, इस NCS को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मेन क्या है, जो कंसेप्ट आप बता रहे हो उसका उसमें यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, सभी 5 जॉब की रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई है कि इनको कितना NCS चाहिए और कितना CS चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे CS की 2 है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस में एक ही हमने CS वर्ड यूज किया था तो उसके लिए आपने सिंपल यूनिट ऑफ टाइम दे दिया था। यहाँ पे आपको जो क्रिटिकल सेक्शन जिस भी जॉब को एक्सेस करना है वो स्पेसिफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे 1 इसको क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कौन सा, तो वो आप V या X से स्पेसिफाई करोगे, तो इसको वर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जैसे J2 है, J2 को हॉरिजॉन्टल की रिक्वायरमेंट है इसलिए उसने H दिया, J3 को है ही नहीं, J4 को दोनों की रिक्वायरमेंट है, वर्टिकल की भी और हॉरिजॉन्टल की भी, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट उसकी कौन सी है, यानी कि फर्स्ट उसको कौन से क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो वो आप पहले लिखोगे इस ब्रैकेट के अंदर।
ठीक है। अगेन फिर से अगर वर्टिकल की इसको रिक्वायरमेंट होती तो आप कैसे देते, v, h, v, इस तरह से। तो जो पहले आप यहाँ मेंशन करोगे फर्स्ट पैरामीटर, वो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले उसको वर्टिकल में जाना है, उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल में जाना है। ऐसे ही J5 के लिए इसको हॉरिजॉन्टल ही चाहिए बस, जो कि 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। तो अब ये सारा आपको गिवन होगा अगर आपको एग्जांपल सॉल्व करना हो। वैसे एमसीक्यू में तो सिंपल आपसे टाइम स्लॉट पूछ सकते हैं एग्जीक्यूशन का, बट ऐसे पूरा एग्जांपल तो सब्जेक्टिव में ही सॉल्व करना होता है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। ये क्या था, ये सारा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको प्रायोरिटी गिवन है, रिलीज टाइम गिवन है, और प्लस जॉब की रिक्वायरमेंट गिवन है, एग्जीक्यूशन। साथ में आपको एचसीएस और वीसीएस भी यूज करना है। एचसीएस को जितना आप प्रायोरिटी देना चाहते हो उतना दे सकते हो, ऐसे वीसीएस को जितनी प्रायोरिटी देना चाहते हो उतनी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे एचसीएस 2 है, वीसीएस 1 है। अब देखो 5 जॉब्स है, तो 5 जॉब की शेड्यूलिंग के लिए हमने 5 लाइन से, आप ग्रैंड चार्ट भी कह सकते हैं, वो ड्रॉ किया। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो टाइम है, टाइम इंस्टेंट, वो स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है। अब सेम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की तरह हर एक टाइम इंस्टेंट पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा सिस्टम में कौन सी जॉब रिलीज हो रही है। ठीक है। तो एट 0 टाइम पे जो आपको गिवन है एग्जांपल, इसमें कौन सी जॉब आपकी रिलीज हो रही है, दैट इज J5। ठीक है। अब J5 के अलावा कोई है, ऐसा हो सकता है कि 0 पे मल्टीपल जॉब्स भी रिलीज हो। ठीक है। तो 0 पे अभी यहाँ पे और कोई जॉब नहीं है, तो सिंपल J5 को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन पहले ये चेक होगा कि J5 की रिक्वायरमेंट है क्या। J5 की रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट, वो किस चीज की है, एनसीएस की, नॉन क्रिटिकल सेक्शन की। ठीक है। अगर नॉन क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे कोई रूल्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब को डायरेक्टली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एनसीएस एक्सेस दे देता है। सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन के लिए ही रूल्स हमको चेक करने हैं। नॉन क्रिटिकल सेक्शन सिंपल प्रायोरिटी बेस्ड असाइन हो जाएगा। ठीक है। अभी तो सिर्फ J5 ही है सिस्टम में और कोई है ही नहीं जॉब, तो इसलिए नॉन सीएस की इसने रिक्वेस्ट की और उसको मिल गया। तो 0 to 1 सिंपल था कि J5 ने अपना एग्जीक्यूशन किया नॉन सीएस का। नॉन सीएस का सिंपल आपको पता है, एक बॉक्स आपको यूज करना बस। उसके बाद नेक्स्ट देखो एट 1। एट 1 पे अगेन कोई भी जॉब अभी रिलीज नहीं हो रही है। ठीक है। J5 ही है 1 पे, क्योंकि इसका टाइम है 2, 4, 5, 7। 1 पे भी कोई नहीं है, तो J5 की एग्जीक्यूशन को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यू रखेगा। अब J5 की रिक्वायरमेंट देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन की फॉर 4 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है। अब यहाँ क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस है, तो इसके लिए रूल्स जो आपको बताया था एलोकेशन रूल, वो अप्लाई होगा। ठीक है। एलोकेशन रूल क्या है, कौन सी जॉब रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स के लिए, J5 की प्रायोरिटी कितनी है, 5, ऊपर 5 आपको असाइन है। ठीक है। कौन सा क्रिटिकल सेक्शन इसको चाहिए, HCS। HCS की हमने प्रायोरिटी दी है 2। ठीक है। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेक किया कि HCS में अभी एट प्रेजेंट कोई जॉब नहीं है। ठीक है। तो वो फ्री है, फ्री है तो मैं उसको वो दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले वो क्या करेगा, जब फ्री के रूल्स बताए थे आपको, वो चेक करेगा। फ्री का रूल क्या है कि वो ये चेक करेगा कि J5 की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है या कम। तो J5 की प्रायोरिटी आपको पता है इस 5। सिस्टम की प्रायोरिटी इनिशियली अभी कोई भी जॉब नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, तो क्या है, ओम। तो ये ग्रेटर होगी सिस्टम की प्रायोरिटी से, जो कि है ओम। ठीक है। अगर ये केस है, यानी कि रिक्वेस्टिंग जॉब की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो एक्सेस दे देता है। तो यहाँ पे J5 को 1 पे एक्सेस मिल जाएगा HCS का। तो एट 1 पे J5 एग्जीक्यूट होगा और 1 to 2 अपना वो एग्जीक्यूशन करेगा। अब एट 1 पे जैसे ही J5 ने HCS में एंट्री ली, सिस्टम की प्रायोरिटी अब चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब सिस्टम की प्रायोरिटी ओम नहीं रहेगी, अब सिस्टम की प्रायोरिटी जिस भी क्रिटिकल सेक्शन में जॉब जा रही है उसकी प्रायोरिटी उसको असाइन हो जाएगी सिस्टम को। ठीक है। तो सिस्टम की प्रायोरिटी नाउ फ्रॉम ओम इट चेंजेस टू 2, क्योंकि HCS की कितनी वैल्यू दे रखी है, कितनी प्रायोरिटी दिया हमने, 2। तो सिस्टम की प्रायोरिटी अब 2 हो गई है। अब किसी भी जॉब का कंपैरिजन इस 2 वैल्यू से किया जाएगा। ठीक है। आप देखो 1 to 2 J5 ने एग्जीक्यूट किया। 2 पे अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चेक करेगा, कोई और जॉब है जो रिलीज हो रही है। तो 2 पे हमारे पास है J4। ठीक है। J4 इज रिलीजिंग एट 2। J4 2 पे रिलीज हुआ, J4 की प्रायोरिटी J5 से ज्यादा है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सोचेगा हाँ कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसे उसको एग्जीक्यूट करना है पहले। अब लेकिन उससे पहले वो क्या चेक करेगा, J4 की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो J4 यहाँ से हमने जो रिक्वायरमेंट दी है फर्स्ट उसको एनसीएस की है। अगर एनसीएस की रिक्वायरमेंट होती है तो अभी बताया आपको कोई रूल चेक नहीं होता, सिंपल जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको मिल जाता है एक्सेस। तो यहाँ पे 2 पे J5 प्रेम्प्ट हुआ क्योंकि J4 आ गया, J4 की प्रायोरिटी थी ज्यादा, J4 को एक्सेस भी एनसीएस करना था, तो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको एक्सेस दे दिया। तो उसने 2 to 3 अपना एनसीएस का एग्जीक्यूशन किया क्योंकि उसको एक यूनिट के लिए चाहिए एनसीएस, ठीक है। 2 to 3 में उसने अपना ये एग्जीक्यूशन कर लिया। नाउ एट 3 अगेन 3 पे आपका सिस्टम फिर चेक करेगा कि क्या कोई और जॉब है जो रिलीज हो रही हो, नहीं 3 पे आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, ठीक है। अब कौन सी जॉब है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एग्जीक्यूशन के लिए 3 पे, J4 और J5 दोनों। अब J4 जो है उसने 2 to 3 अपना एग्जीक्यूशन कर लिया एनसीएस का, उसके बाद उसको क्या एक्सेस करना है यहाँ पे, J4 को 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CS एक्सेस करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे उसको अभी J4 को एक्सेस नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये J5 है प्रोसेस ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रहा है, तो जब तक कोई एक है तो दूसरा नहीं आ सकता वहां पे। तो यहाँ पे सिंपली आपका सिस्टम जो है J4 को एक यूनिट एग्जीक्यूट करने के बाद J5 को 3 to 4 अगेन एग्जीक्यूट कर देगा क्रिटिकल सेक्शन में। अभी सिस्टम की प्रायोरिटी 2 ही है क्योंकि वो क्या लेती है, क्रिटिकल सेक्शन की प्रायोरिटी, और अभी सिर्फ एक ही क्रिटिकल सेक्शन यूज हो रहा है हॉरिजॉन्टल का। तो हॉरिजॉन्टल में आपका ये एग्जीक्यूट हो रहा है J5, सिस्टम की प्रायोरिटी अभी 2 ही बनी हुई है, ठीक है। 3 to 4 एग्जीक्यूट कर लिया J5 क्योंकि ऑलरेडी वो कर रहा था, बीच में J4 आ गया था तो उसको एग्जीक्यूट करवा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो एट 4 पे सिस्टम में कौन सी जॉब रिलीज हो रही है, J3। यहाँ पे 4 पे आपका रिलीज टाइम है J3 का। तो यहाँ पे देखो एट 4 पे J3 स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि J3 की प्रायोरिटी ऑब्वियसली J5 से ज्यादा है। तो क्यों इसकी रिक्वायरमेंट भी एनसीएस की है, अगर एनसीएस की है तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, अगर सीएस की है तो फिर से आपके रूल्स अप्लाई होंगे तभी उसको एग्जीक्यूशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो एग्जीक्यूशन मिली है वो सिर्फ इस वजह से मिली है, एक तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है J5 से, दूसरा इसकी जो रिक्वायरमेंट है अभी वो एनसीएस की है, ठीक है। तो एनसीएस उसने अपना एग्जीक्यूट कर लिया 4 to 5। नाउ अगेन एट 5 कौन सी जॉब रिलीज हो रही है, सिस्टम ने चेक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एट 5 पे J2 रिलीज हो रहा है, सिंपल। तो एट 5 पे J2 रिलीज हो रहा है, J2 की प्रायोरिटी ज्यादा भी है, तो ऑब्वियसली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम J2 को एग्जीक्यूट करेगा। प्लस सेकंड थिंग क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी एनसीएस की है, J2 की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एनसीएस की है, तो J2 यहाँ पे सिंपल 5 to 6 में एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। अब J2 का आगे देखो, J2 ने अपना ये एनसीएस का काम पूरा किया। नेक्स्ट J2 की जो रिक्वायरमेंट है वो हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन की है, तो वो उसे नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी कोई प्रोसेस जो है उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि J5 ने अभी तक उसको एग्जिट नहीं किया है उस हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन को, इसीलिए 6 पे J2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। 6 पे कौन एग्जीक्यूट, किसकी एग्जीक्यूशन रहेगी, J5 की, J5 अपना कंटिन्यू कर लेगा 6 पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो J2 है वो रिक्वेस्ट कर रहा था 6 पे क्रिटिकल सेक्शन की, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से उसे वो मिलेगा नहीं, और यहाँ पे आपका प्रायोरिटी इनहेरिटेंस यूज होगा, ठीक है। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि J5 क्या है, एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, और J2 जो अब HCS की रिक्वायरमेंट दे रहा है वो हाई प्रायोरिटी है इससे J5 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रायोरिटी हाई को ब्लॉक कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें अभी क्रिटिकल सेक्शन में है, इसीलिए J5 की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। क्या करेगा ये, J2 की प्रायोरिटी को ले लेगा, इनहेरिट कर लेगा। J2 की प्रायोरिटी 2, तो J5 की प्रायोरिटी लिखा मैंने 5 to 2, यानी कि एट 6 टाइम इंस्टेंट पे इसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी 5 to 2 में, तो इसलिए वो अब अपना एग्जीक्यूशन रखेगा कंटिन्यू 6 to 7 में, ठीक है। और ये हो गया आपका J2 ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या होगा 7 पे, 7 पे कौन सी जॉब आपकी रिलीज हो रही है, J1, ठीक है। J1 की हाई प्रायोरिटी आपको पता है सबसे ज्यादा J1 की प्रायोरिटी है, वही फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी एनसीएस की है, तो ऑब्वियसली 7 पे एग्जीक्यूट करेगा विदाउट एनी रूल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका 7 पे J1 ने एग्जीक्यूशन किया, 7 to 8 अपना एनसीएस का काम कर लिया। उसके बाद सीएस की रिक्वायरमेंट है, इसको पहले सिस्टम इसी को ही चेक करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, अब देखो वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन की एट 8 पे।
तो यहाँ पे एट पॉइंट 8 पे जो आपका J1 है, क्योंकि इसकी हाई प्रायोरिटी है, तो आपका सिस्टम इसकी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि इसको कौन सी क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है? VCS की, और VCS जो क्रिटिकल सेक्शन है अभी वो फ्री है। ठीक है, तो एट 8 पे देखो, क्या हुआ 8 पे? J1 ने एंट्री ली VCS में, ऐसे ही एंट्री नहीं मिलेगी इसको, इसकी एंट्री लेने से पहले रूल चेक होगा। ठीक है, रूल क्या चेक हो रहा है? जैसे ही कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, आपको पता है उसकी प्रायोरिटी चेक होती है सिस्टम की करंट प्रायोरिटी से। ठीक है, J1 की प्रायोरिटी है 1, सिस्टम की करंट प्रायोरिटी अभी HCS में था ना सिस्टम, इसकी वजह से J5 की वजह से अभी HCS उसने छोड़ा नहीं है J5 ने, तो HCS की वैल्यू थी 2, तो सिस्टम की प्रायोरिटी थी 2, और जो न्यू जॉब अब एक क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रही है उसकी प्रायोरिटी है 1, so 1 is a higher priority than this 2, so that's why इसको J1 को एंट्री मिल जाएगी कहाँ पे? क्रिटिकल सेक्शन में। तो एट 8 पे J1 को एंट्री मिल गई क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, 8 to 9 उसने अपना एग्जीक्यूशन पूरा किया, इसको कितना चाहिए था? 1 यूनिट के लिए चाहिए था। अब इस पॉइंट पे एक चीज और देखो, सिस्टम की प्रायोरिटी कितनी थी? 2, जैसे ही J1 आया उसने VCS में एंट्री ली, VCS की प्रायोरिटी कितनी है? 1, तो अब सिस्टम की प्रायोरिटी 2 से चेंज हो जाएगी 1, यानी कि अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो 1 वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, तो 8 to 9 जो है इसने अगेन अपना एग्जीक्यूशन ले लिया J1 ने। उसके बाद J1 की एक और रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हाई प्रायोरिटी है तो यही एग्जीक्यूट होगा अभी, तो 9 to 10 उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 10 पे। अब 10 पे नेक्स्ट कौन सा आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा? J5। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो था J5 को रोक के अपने इसने क्या किया था? स्टार्ट की थी J1 की एग्जीक्यूशन, तो नेक्स्ट आपका कंटिन्यू रहेगी J5 की एग्जीक्यूशन। J5 हॉरिजॉन्टल में ही था, तो 10 to 11 उसने अपना काम पूरा किया। 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था इसको, 4 यूनिट ऑफ टाइम इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे इसका टाइम देखो, सिस्टम की प्रायोरिटी 1 चेंज हुई थी 8 पे, क्योंकि J1 ने एंट्री ली थी। ठीक है, J1 ने 9 पे VCS को एग्जिट कर दिया। जब J1 ने 9 पे VCS को एग्जिट किया तो सिस्टम की प्रायोरिटी अगेन 1 से 2 हो गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका J5 ने HCS एग्जिट नहीं किया था। ठीक है, अब उसने भी अपना काम पूरा कर लिया क्रिटिकल सेक्शन का J5 ने 10 to 11 में, तो अब 11 पे इसने भी HCS को एग्जिट कर दिया। जैसे इसने HCS को एग्जिट कर दिया तो सिस्टम की प्रायोरिटी अगेन ओम हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट कर दिया। J1 ने 9 पे कर दिया और J5 ने 11 पे कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके काम क्रिटिकल सेक्शन के कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 811 पे अब सिस्टम किसको चेक करेगा? नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को। नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन सा था? J2। J1 का तो हो गया काम, J2 को अब चेक करेगा। J2 की रिक्वायरमेंट क्या है? 1 हॉरिजॉन्टल सेक्शन की, हॉरिजॉन्टल सेक्शन फ्री है। J2 की वैल्यू जो है 2, वो सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा ही है ओम से, तो इसलिए J2 को एक्सेस मिल गया। किसका? HCS का। तो 11 to 12 उसने अगेन कहाँ किया एक्सेस? HCS में। सिस्टम की प्रायोरिटी फिर कितनी हो गई? 2, क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ली है, जिस वजह से सिस्टम की प्रायोरिटी अब 2 बन गई। ठीक है, अब J2 ही अभी एग्जीक्यूट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी इनमें ज्यादा है अभी जो रहते हैं। तो J2 की नेक्स्ट है सिंपल NCS की है, तो वो तो 12 to 13 उसको एग्जिट कर देगा। अब यहाँ पे सेम कंसेप्ट था, 11 to 12 जब इसने एग्जीक्यूशन ली J2 ने, 12 पे उसका काम हो गया, उसको एक ही चाहिए थी यूनिट ऑफ टाइम। अगेन सिस्टम की प्रायोरिटी जो है वो 2 से ओम हो गई, यानी कि जब कोई होता है क्रिटिकल सेक्शन में तब उसकी उस वाली वैल्यू आ जाती है क्रिटिकल सेक्शन वाली। जब कोई नहीं होता, एग्जिट हो जाता है, फ्री होते हैं दोनों क्रिटिकल सेक्शन, उस टाइम पे वापस ओम हो जाएगी। ठीक है, सो अब 13 के बाद नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन सा है? J2 हो गया, J1 कंप्लीट हो गया, अब J3 की बारी। तो J3 ने कितना एग्जीक्यूशन किया था अभी तक? 4 to 5 का। J3 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए ही नहीं, J3 को NCS चाहिए बस एक, तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट में उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी 13 to 14। उसके बाद J3 भी हो गया कंप्लीट। अब J4 का कितना कंप्लीट हुआ था अभी तक? 1 यूनिट ही हुआ था, 2 to 3 का। नेक्स्ट J4 की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 2 यूनिट ऑफ टाइम फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन। तो सेम इसको आप क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है, पहले तो इसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से चेक होगी, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि सिस्टम की प्रायोरिटी अब ओम हो गई है, तो J4 की प्रायोरिटी है 4 इज ग्रेटर देन
ओम। तो इसलिए J4 को एक्सेस मिलेगा, पहले उसे क्या चाहिए, वर्टिकल सेक्शन। तो पहले उसका देखो यहाँ वर्टिकल शो हुआ है 14 to 15 वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन में 14 पे जब वो एंट्री लेगा तो अब सिस्टम की प्रायोरिटी 1। क्यों? क्योंकि वर्टिकल सेक्शन की प्रायोरिटी 1। ठीक है। 15 पे वो एग्जिट कर गया क्योंकि उसे एक यूनिट चाहिए वर्टिकल की। 15 पे जब वो एग्जिट कर गया, कोई प्रोसेस नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, फिर से ओम। एट 15 जो उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी हॉरिजॉन्टल की वो होगी, वो चेक हो जाएगा, प्रायोरिटी ओम है। 2 वैल्यू उसकी J4 की 4 वैल्यू इससे ज्यादा है तो सिंपली एग्जीक्यूट होगा 15 पे। तो 15 to 16 उसने अपना हॉरिजॉन्टल का भी काम कर लिया। 16 पे अगेन वो एग्जिट हो गया तो फिर से सिस्टम की प्रायोरिटी ओम हो गई, यानी कि एट 15 पे सिस्टम की प्रायोरिटी 2 हुई क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल एक्सेस किया था, और एट 16 जब उसने एग्जिट किया तो उसकी फिर से ओम हो गई। ठीक है। उसके बाद J4 का और क्या रिक्वायरमेंट है, एक और NCS की, तो यहाँ पे आगे उसने अपना ये भी काम कर लिया 16 to 17। चारों जॉब की हो गया। अब एक J5 का रह गया। J5 का इतना हो गया था काम, 4 यूनिट ऑफ टाइम तक का एक NCS की रिक्वायरमेंट रह गई थी बस, तो J5 ने वो भी यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया 17 to 18। ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी एग्जांपल लेके इसका शो कर सकते हो प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। खुद अपना नोटबुक में करके देखोगे तो समझ आ जाएगा कैसे क्या सोल्व हो रहा है यहाँ पे, कैसे इनको टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्रायोरिटी इनहेरिटेंस यूज हुआ है वो इस पॉइंट पे यूज हुआ है 6 पे, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि J2 ने डिमांड की थी हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन की। J2 की प्रायोरिटी J5 से ज्यादा थी। ठीक है। लेकिन जो रूल है हमारा क्या कहता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक ही प्रोसेस रह सकता है क्रिटिकल सेक्शन में, और जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा वो वहां से बाहर नहीं आएगा। तो J5 का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, उसे 4 यूनिट चाहिए था टाइम क्रिटिकल सेक्शन का। तो यहाँ पे 6 पे क्या हुआ, J5 ने इनहेरिट कर ली J2 की प्रायोरिटी, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 6 पे उसने अपना ही एग्जीक्यूशन पूरा रखा और J2 ब्लॉक हो गया। ठीक है। उसने प्रायोरिटी ले ली 5 to 2 की। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज और थी, ये J4 वाली रिक्वायरमेंट 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन के। ये पॉइंट शायद मिस हो गए। कौन सा पॉइंट है ये आपका? 2 पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन के। 0 to 1 आपका J5 हुआ, J5 ने अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट करी, फिर J4 आपका आया। एट 3 पे अब देखो J4 को एग्जीक्यूट होना था क्योंकि J4 की प्रायोरिटी J5 से ज्यादा थी, होना था ना। J4 ने अपना 1 यूनिट किया कंप्लीट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट थी 2 यूनिट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, और अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो J4 को मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन J4 को यहाँ क्यों नहीं मिला? एट 3 पे 3 to 4 J5 ही कंटिन्यू क्यों रहा? क्योंकि जैसे उसने क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वेस्ट की तो क्या होगा, सेम रूल अप्लाई होगा कि उस जॉब की प्रायोरिटी ज्यादा है या सिस्टम की करंट प्रायोरिटी ज्यादा है। तो J4 की जो प्रायोरिटी थी इस टाइम पे वो 4 थी, और सिस्टम की जो प्रायोरिटी है, क्योंकि HCS में ऑलरेडी J5 जा चुका था और HCS की वैल्यू थी 2, सिस्टम की प्रायोरिटी थी 2, तो इस J4 की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से कम थी। तो दैट्स व्हाई एट 3 पे J4 को एंट्री नहीं मिली थी, ना वर्टिकल में ना हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि J5 ऑलरेडी आपका एग्जीक्यूट हो रहा था और सिस्टम की प्रायोरिटी जो थी वो 2 सेट थी, जो कि रिक्वेस्टिंग जॉब की प्रायोरिटी से ज्यादा थी। ठीक है। इसलिए उसको एक्सेस नहीं मिला। ठीक है क्लास, करो इसको, खुद करके देखो एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक देखो अब। इसमें जो मेन आपको याद रखना है पॉइंट सिंपल है। देखो, अगर एनसीएस की है रिक्वायरमेंट, अगर कोई प्रोसेस एनसीएस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी बेस्ड उसको असाइनमेंट दे देता है। यानी कि अगर एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एनसीएस के लिए रिक्वायरमेंट दे रहा है, लो प्रायोरिटी ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो लो को वो रोक के प्रेम्प्ट करके हाई को दे देगा। ठीक है। लेकिन अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट करे सीएस की, तो सबसे पहले चेक होगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, सिस्टम की प्रायोरिटी क्या है, अगर सीएस फ्री है तो। ठीक है। अब यहाँ पे 2 सीएस हैं, हॉरिजॉन्टल और क्रिटिकल,
अब ये हो सकता है एक टाइम पे तो वो एक ही की डिमांड करेगा, तो सपोज आपका क्रिटिकल सेक्शन जो उसने डिमांड किया वो फ्री है, तो सिस्टम ने सिंपल चेक किया कि सिस्टम की प्रायोरिटी ज्यादा है या उस प्रोसेस की, उसकी ज्यादा है तो वो उसको दे देगा। ठीक है, दूसरा केस उसकी ज्यादा है, सिस्टम उसको दे सकता है, लेकिन वो उस प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जिसमें ऑलरेडी कोई प्रोसेस है और जो कि लो प्रायोरिटी है, तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, सिंपल प्रायोरिटी इनहेरिटेंस, यानी कि जो ऑलरेडी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन जब करेगा उसके बाद ही वो एग्जिट होगा क्रिटिकल सेक्शन से। अगर उसका काम पूरा नहीं हुआ है तो दूसरा जो भी प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है वो ब्लॉक ही होगा। ठीक है, और उसकी जो प्रायोरिटी अगर वो हाई है तो उसकी प्रायोरिटी उस करंटली जो रनिंग प्रोसेस है क्रिटिकल सेक्शन में उसके पास आ जाएगी। ठीक है, और तीसरा मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो सिस्टम की प्रायोरिटी है, जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगा ओम रहेगी, जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो जिस भी क्रिटिकल सेक्शन में अब नया प्रोसेस आया है वो उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है इसके मेन। नेक्स्ट टॉपिक है रियल टाइम शेड्यूलिंग। In this concept, you have to explain three concepts. Real time scheduling में आपको three concepts explain करना है. First is the clock driven approach. Second है यहाँ पे weighted. Round robin. ठीक है. Third, priority driven approach. ये थ्री कंसेप्ट आपका रियल टाइम शेड्यूलिंग एक्सप्लेन करते हैं. क्लॉक ड्रिवन, वेटेड राउंड रोबिन एंड प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच. फर्स्ट है यहाँ पे क्लॉक ड्रिवन. क्लॉक ड्रिवन को आप टाइम ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस क्लॉक ड्रिवन अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ऑफलाइन मोड शेड्यूलर विल शेड्यूल द टास्क. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले शेड्यूलर जो है ऑफलाइन मोड में टास्क की या फिर जॉब्स की शेड्यूलिंग करता है. ठीक है, शेड्यूलिंग में क्या करना है, सिंपल आपको पता है कि कौन से टाइम इंस्टेंट पे कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, आफ्टर दैट वो पूरा शेड्यूल सेव हो जाता है एंड डायनेमिकली फिर वो ऑनलाइन यानी कि आपका रन टाइम पे फिर उसी शेड्यूलर ने जो शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं होता तो सेम जैसे आपको पहले भी बात बताई थी रियल टाइम की कि अगर आपका एक डेडलाइन से बाहर कोई एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो फिर करेक्ट आउटपुट कंसिडर नहीं की जाती. ठीक है, तो इसमें ये मेन हार्ड आरटीओएस की तरह ये स्ट्रिक्टली जो भी टाइम इंटरवल है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका टास्क की एग्जीक्यूशन होगी. वेट अ मिनट क्लास. Clock driven, for example, suppose there are 5 jobs in a system that is scheduled by the scheduler. तो scheduler before their execution start इनको पहले ही शेड्यूल कर देगा. ठीक है, कि ऑफलाइन मोड में कि कौन सी जॉब किस टाइम इंटरवल पे एग्जीक्यूट होगी. सो हियर सपोज T1, T2, T3, these are the time instant values. T4, T5. तो शेड्यूलर ने क्या क्या शेड्यूल किया जॉब्स को इनको that the job J1 will be executed at time interval T1, J2 at T2 and J3 same T3 पे, J4 4 पे and J5 5.
ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है J1 एट T1, J2 एट T2 एंड J3 एट दिस T3, जरूरी नहीं है कि एक टाइम इंस्टेंट पे वो एक ही जॉब को शेड्यूल करे, ठीक है। देयर कैन बी अ सेट ऑफ जॉब्स जो कि शेड्यूलर एक टाइम इंस्टेंट पे शेड्यूल करेगा कि वो जॉब उस टाइम इंस्टेंट पे कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं सिस्टम में यहाँ पे और भी जॉब्स ले लेती हूँ J6, ये तो आपने एग्जाम्पल किए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले भी, कि जो आपका अराइवल टाइम है 0 पे हो सकता है एक नहीं बल्कि 2-3 जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स जो है वो रिलीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है क्लॉक ड्रिवन में कि ये जो सेट बना दिया है आपका शेड्यूलर ने J1, J6, J7, दीज जॉब्स विल एग्जीक्यूट एट दिस टाइम इंस्टेंट T1। अब ये जो पूरा एक टाइम इंटरवल है पूरा T1 से T2 तक का, तो यहाँ पे क्या कहेगा कि जैसे ही T2 स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जो टाइम इंस्टेंट स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ये तीनों जॉब्स जो है आपकी ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक डेडलाइन आपको बताया था रियल टाइम में, सेम वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि इन्होंने क्या किया, शेड्यूलर ने T1 के लिए जॉब्स शेड्यूल कर दी है, तो ये चाहता है कि ये जॉब्स जो है नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट आने से पहले उस पूरा टाइम इंटरवल में T2 और T1 के बीच में जितना भी टाइम इंटरवल है उसमें बीच में वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसे ही T2 के लिए उसने एक जॉब सेट किया J2, तो J2 बिफोर T3 आने से पहले वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसे ही T4 और T5 और एक टाइम स्टैंड पे मल्टीपल जॉब्स भी शेड्यूलर सेट कर सकता है, ठीक है। तो मेन क्या है यहाँ पे क्लॉक ड्रिवन, सिंपल है कि हर एक जॉब के साथ एक टाइम एसोसिएटेड होगा, शेड्यूलर वो सेट करेगा और उसी टाइम में ही उस जॉब की एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। अगर उस टाइम में वो जॉब नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही है तो रियल टाइम सिस्टम आपका उसको कंसिडर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है वेटेड राउंड रॉबिन। वेटेड राउंड रॉबिन सिंपल है, राउंड रॉबिन आपको पता है राउंड रॉबिन का क्या प्रोसीजर है। राउंड रॉबिन में हमारे पास क्या होता है, टाइम स्लॉट होती है, वी हैव अ टाइम स्लॉट फॉर ईच प्रोसेस, जिसको हम उसकी वेटेज भी बोलते हैं, उसको कितना वेटेज असाइन किया है, जैसे सपोज 2 ms का, तो ये जो टाइम स्लॉट है या वेटेज होता है, इसमें क्या मतलब होता है इसका, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच प्रोसेसर इज असाइन टू द प्रोसेस, ठीक है। वेटेज क्या है, वेटेज का मतलब क्या है यहाँ पे, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम जिसके लिए हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन होता है, ठीक है। ये सिंपल राउंड रॉबिन का है। जैसे 2 ms का है तो हमें पता है P1 को पहले, और इसमें क्या कंसिडर होता है, ऑर्डर FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट आया उसको पहले प्रोसेसर मिलेगा। तो अगर ये इसी ऑर्डर में 1 2 3 में, तो 2 ms के लिए आपको पता है पहले P1 को प्रोसेसर असाइन होगा। अब 2 ms के बाद ये प्रीएम्प्ट हो जाएगा, किसको मिलेगा फिर, P2 को, फिर P3 को, फिर अगेन P1 को, अगर इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है तो। इस तरह से रोटेशन में इनको मिलता रहेगा क्या, CPU, जितना भी टाइम स्लॉट फिक्स्ड वैल्यू जो दी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आपका टॉपिक है वेटेड राउंड रॉबिन। वेटेड राउंड रॉबिन और राउंड रॉबिन में क्या डिफरेंस है, वेटेड राउंड रॉबिन में क्या होता है, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सबकी जो टाइम स्लॉट वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हर एक को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम तो दिया जाएगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है, इस टाइम पीरियड तक आपको CPU एक्सेस करना है, उसके बाद आपसे ले लिया जाएगा, प्रीएम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो फिक्स टाइम है वो सबके लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे सपोज P1 के लिए हो सकता है 2 हो, P3 के लिए 5 हो, और P2 के लिए 5 हो और P3 के लिए 4, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइम स्लॉट दिया जा रहा है सभी प्रोसेसेस को, ये होता है आपका वेटेड राउंड रॉबिन। सॉल्यूशन इसकी सेम राउंड रॉबिन की तरह ही है, जैसे हम राउंड रॉबिन का ग्रेंचा ड्रॉ करते हैं, सेम इसमें भी ड्रॉ होगा, बट यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगी, टाइम स्लॉट वैल्यू हर एक प्रोसेस की डिफरेंट होगी, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए ये आपको पता होना चाहिए वेटेड राउंड रॉबिन और सिंपल राउंड रॉबिन में क्या डिफरेंस है। सिंपल राउंड रॉबिन में एक ही टाइम स्लॉट होगी सभी प्रोसेसेस के लिए जो भी सिस्टम में एंट्री लेंगे, और वेटेड राउंड रॉबिन में हर एक प्रोसेस की डिफरेंट टाइम स्लॉट वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अभी इसका एग्जांपल भी करेंगे वेटेड का। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ड्रिवन। प्रायोरिटी ड्रिवन अप्रोच, यहाँ पे 2 होती है, 2 टाइप से, जो डिस्ट्रीब्यूटेड में पढ़ा है सेम, फिक्स्ड प्रायोरिटी एंड सेकेंड इज डायनामिक। इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वी कॉल्ड इट स्टैटिक एंड डायनामिक शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे आपका क्या है, फिक्स्ड एंड डायनामिक प्रायोरिटी अप्रोच, ठीक है। फिक्स्ड प्रायोरिटी, हमें पता है फिक्स्ड प्रायोरिटी का मतलब क्या है, जैसे ये जॉब्स आपको एग्जीक्यूट करनी है J1 J2 J3 J4 J5,
तो अगर हम फिक्स प्रायोरिटी यूज कर रहे हैं कंसेप्ट, तो इनकी इनिशियल हमने जो प्रायोरिटी दे दी बिफोर देयर एग्जीक्यूशन स्टार्ट, उससे पहले जो इनकी प्रायोरिटी जो असाइन हो गई है वही थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन रहेगी। अगर J1 की हाईएस्ट है तो पूरा एग्जीक्यूशन तक J1 की ही हाईएस्ट रहेगी, और J5 की लोवेस्ट है तो J5 की लोवेस्ट रहेगी। फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है, वो फिक्स प्रायोरिटी टेक्निक होती है। और फिक्स प्रायोरिटी का एग्जाम्पल क्या है क्लास, बताओ। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में स्टैटिक शेड्यूलिंग में कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था आपने? रेट मोनोटोनिक। सेम वही एल्गोरिदम यहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। अभी हॉलीडेज है आपकी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसको अगेन स्टडी करना, रेट मोनोटोनिक जो एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। तो डाउट हो तो आप पूछ लेना इसका। फिक्स प्रायोरिटी में इधर यही करना है, रेट मोनोटोनिक। नेक्स्ट डायनामिक प्रायोरिटी। डायनामिक प्रायोरिटी हमें पता है क्या होगी, जो कि रन टाइम पे चेंज होगी। यानी कि अगर हमने इनिशियली इनको कोई प्रायोरिटी दी है J1 J2 J3 J4 J5, तो जैसे जैसे इनकी एग्जीक्यूशन होगी स्टार्ट होगी तो उनकी प्रायोरिटीज चेंज होगी, तो डायनामिक प्रायोरिटी। तो यहाँ पे चेंज कैसे होती है, इसका भी एल्गोरिदम पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वही सेम यहाँ पे भी है। EDF इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, ठीक है, जिसमें अगर आपको याद हो तो कैसे चेंज हुई थी प्रायोरिटी, बेस्ड ऑन दी डेडलाइन। जिसकी भी डेडलाइन पहले हमको मिल रही है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा कंसिडर की गई थी, ठीक है। और डेडलाइन वैल्यू जो थी वो भी फिक्स नहीं थी, डेडलाइन भी चेंज हो रही थी। जैसे डेडलाइन चेंज हो रही है वैसे ही प्रायोरिटी भी प्रोसेसेस की चेंज हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनकी शेड्यूलिंग की जाती है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ड्रिवन रियल टाइम शेड्यूलिंग में दोनों टाइप हो गए आपके, फिक्स्ड भी और डायनामिक भी। फिक्स्ड में प्रायोरिटीज फिक्स रहेंगे, और इसकी एग्जांपल है रेट मोनोटोनिक। एमसीयू के लिए ये पता होना चाहिए आपको, रेट मोनोटोनिक कौन सा कैटेगरी में आता है, तो इट इज इन द फिक्स्ड कैटेगरी या फिर स्टैटिक एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट है, डायनामिक का है, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात हो रही हो या फिर रियल टाइम की बात हो रही हो, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट बिलोंग्स टू द डायनामिक कैटेगरी, ठीक है। अब रियल टाइम सिस्टम में एक पढ़ना है आपको न्यू इन दोनों के अलावा, जो कि डायनामिक का ही है, दैट इज लीस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें जस्ट हमको जिसका भी स्लैक टाइम कम होगा उसके अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग करनी है, वो करेंगे एग्जांपल आगे। ईडीएफ की तरह ये भी, बट ये एक न्यू टॉपिक है, इसमें अलग रियल टाइम है, लीस्ट स्लैक टाइम। तो ईडीएफ और लीस्ट स्लैक टाइम दोनों है डायनामिक के एग्जाम्पल। रेट मोनोटोनिक, और अगर आपसे राउंड रॉबिन भी पूछा जाए तो वो दोनों फिक्स्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे कल जो आपका एमसीक्यू है 4th यूनिट का, उसमें शेड्यूलिंग का टॉपिक छोड़ सकते हो, शेड्यूलिंग छोड़ देना, रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो पढ़ने मॉड्यूल 4 के, ठीक है। अब इसका जो आपका रह गया एक वेटेड राउंड रॉबिन का एग्जांपल, सेम वैसे राउंड रॉबिन की तरह ही है, बस आपको ये अलग लेना है टाइम स्लॉट। और दूसरा ये लीस्ट सिलेक्ट टाइम, वो हम करेंगे मंडे को नेक्स्ट क्लास में। और फ्रॉम ट्यूसडे लास्ट यूनिट जो है वो आपकी होगी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।